तो दोस्तों आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में समझेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्म जीव के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आइए जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म शब्द का अर्थ होता है बहुत सूक्ष्म, यानी बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इतना छोटा जीव होता है जिसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, यानी कि बहुत छोटा सा जीव होता है जिसको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीव हम इसका डिफरेंशन दे सकते हैं इस तरह से कि वह जीव जिन्हें सिर्फ खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है सूक्ष्म जीव कहलाता है। समझ में आ गया? सूक्ष्म जीव यानी कि बहुत छोटा सा जीव, इतना छोटा सा जीव कि हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। किसको? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। तो वैसे जीव जिन्हें देखने के लिए ऐसे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाए तो वैसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यानी कि इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप के सहायता से ही देख पाते हैं, हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव का डिफरेंशन आपको समझ में आ रहा होगा कि वह जीव जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सके सूक्ष्म जीव कहलाता है। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए कैसे देख सकते हैं? तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जाएगा, यानी माइक्रोस्कोप के सहायता से ही हम सूक्ष्मदर्शी को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र की ज़रूरत होती है उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी कि जिस यंत्र के सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है वह यंत्र सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो सूक्ष्मदर्शी भी समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो जिस यंत्र के सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, यानी माइक्रोस्कोप कहलाता है। कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ रहा होगा। हमारी आँखें जो होती है ना, हमारा आँख है वह 1 मिलीमीटर के करीब 10वें भाग को ही देख पाता है। समझ में आ रहा है कि हमारी आँख 1 mm के करीब 10वें भाग को ही देख पाता है। इसके 10वें भाग के आकार को ही देख पाएगा, इससे छोटा आकार को नहीं देख पाता है। सूक्ष्म जीवों का आकार लगभग इससे ही छोटा होता है। सूक्ष्मदर्शी की क्षमता जो होती है, जो सूक्ष्मदर्शी होती है यानी माइक्रोस्कोप की जो क्षमता होती है वह होती है किसी भी छोटा जीव के आकार को 50 से 400 गुना बड़ा कर देता है, तब देखने को मिलता है। तो अर्थात सूक्ष्मदर्शी की क्षमता जो होती है वह कितनी होती है? तो 50 से 400 गुना बड़ा किसी भी सूक्ष्म जीव को बड़ा कर सकता है। अब हम यहाँ पर यह जानते हैं कि सूक्ष्म जीव का खोज किसने किया। तो वैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें हाथ बटाया था, लेकिन ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक जो डच के थे, इनका नाम आता है कि सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। तो सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहोएक। ठीक है, याद रहेगा। सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन करता है? तो ल्यूवेनहोएक। तो याद रहेगा। यह कहाँ के थे? तो डच के थे। कब किए थे? तो 1676 ईस्वी में किए थे। तो ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्म जीव का खोज किया। कब किया? तो 1676 में। कहाँ के थे? तो डच के थे। और ये उस समय का जो सूक्ष्मदर्शी जो था वह साधारण था। इनके पास जो सूक्ष्मदर्शी करीब करीब बहुत सारे लेंस का आविष्कार किए थे उन्होंने, जिसमें साधारण था, जिसको इतना बड़ा करके नहीं देखा जा सकता था। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी था। अभी जो सूक्ष्मदर्शी जो मिलता है वो लगभग इतना बड़ा कर देता है, 50 से 400 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो ये हुआ वास स्थान। सूक्ष्म जीव रहता कहाँ है, होता कहाँ है? तो सूक्ष्म जीव का वास स्थान कहने का मतलब घर। सूक्ष्म जीव किस घर में रहता है? सूक्ष्म जीव का घर कहाँ है? वो जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ वास करते हैं, उसका घर कहलाता है। तो सूक्ष्म जीव का वास स्थान क्या है? तो सूक्ष्म जीव का वास स्थान समुद्र है, नदियाँ हैं, तालाब है, मिट्टी है, भूमिगत जल है, भूमि के अंदर वाला जल है, रेगिस्तान में रहते हैं, दलदल में रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में भी रहते हैं, जंतुओं,
पादपों, पादपों बोले तो पौधा, तथा मनुष्य के शरीर में करते हैं। तो इसका वास स्थान कहाँ है, इसका घर कहाँ है, तो हमारा शरीर सूक्ष्म जीव का वास स्थान है, अर्थात हमारा शरीर ही उसका घर है। समुद्र पानी, समुद्र का पानी, नदियाँ, तालाब, मिट्टी, भूमिगत जल, रेगिस्तान, दलदल, ध्रुवीय क्षेत्र, जंतुओं एवं पादपों तथा मनुष्य को शरीर, सभी में ये सब इसका सूक्ष्म जीव का वास स्थान यानी घर है। याद रहेगा, सूक्ष्म जीव का वास स्थान कहाँ है, तो समुद्र, नदियाँ, तालाब, मिट्टी, भूमिगत जल, रेगिस्तान, दलदल, ध्रुवीय क्षेत्र, जंतु, पादप पौधे यानी मनुष्य सब के शरीर में वास करते हैं। ये देखिए, सूक्ष्म जीव जो है वह ताजी हवा और भूमिगत जल जो गहराई से पंप करके निकालते हैं भूमि के अंदर से, इसमें सूक्ष्म जीव की संख्या कम होती है, बहुत कम होती है, न के बराबर होता है। तो न के बराबर नहीं, बहुत कम होती है। यानी ताजी हवा और भूमिगत जल में सूक्ष्म जीव की संख्या कम होती है। तो सूक्ष्म जीवों की संख्या कहाँ कम होती है, तो ताज़ा हवा जो होती है, ताज़ी हवा में नहीं कम होती है, और भूमिगत जल में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो तालाब और झील में सूक्ष्म जीव की संख्या सबसे ज़्यादा होता है। तालाब और झील में सूक्ष्म जीव की संख्या सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यह बात समझ में आया। सूक्ष्म जीव क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव वह जीव है जिन्हें हम सिर्फ खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के सहायता से जिस जीव को देखा जाता है वह सूक्ष्म जीव कहलाता है। कोई दिक्कत? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी भी समझ में आ गया। हम हमारी आँख जो है कि कितना छोटा, कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार वाले चीज़ों को देख सकता है, तो 1 मिलीमीटर के करीब 10वें भाग को ही देख सकता है। सूक्ष्म जीव का खोज किसने किया था, तो लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक। कहाँ के थे, तो डच के थे। कब किए थे, तो 1676 में किए थे। एकदम आसान याद रहेगा, एकदम आसानी से याद रहेगा। इसका उस समय जो सूक्ष्मदर्शी जिससे लीeuwenhoek ने खोज किया था सूक्ष्म जीव का, वह साधारण सूक्ष्मदर्शी था। समझ में आ गया। तो ये बात हुई। सूक्ष्मदर्शी की क्षमता कितनी होती है, कितना क्षमता होती है, तो सूक्ष्मदर्शी की क्षमता 50 से 400 गुना बड़ा आकार बनाकर दिखाने की होती है। सूक्ष्म जीव का वास स्थान कहाँ होता है, घर कहाँ होता है, तो समुद्र, नदियाँ, तालाबों, मिट्टी, भूमिगत जल, रेगिस्तान, दलदल, ध्रुवीय क्षेत्र, जंतुओं एवं पादपों तथा मनुष्य के शरीर होते हैं। यानी हमारे शरीर में ही सबसे कम सूक्ष्म जीवों की संख्या कहाँ होती है, तो ताजी हवा और भूमिगत जल में होती है। आराम से याद रहेगा। सबसे अधिक कहाँ होती है सूक्ष्म जीवों की संख्या, तो तालाब और झील के पानियों में ज़्यादा होती है। तालाब और झील में याद रहेगा। सामान्यतः जो होता है कि मनुष्य एवं जानवरों के शरीर में सूक्ष्म जीव सामान्य रूप से कहाँ रहते हैं, सामान्य रूप से कहाँ वास करते हैं, तो नाक में करते हैं, गला में करते हैं, मुख में करते हैं, स्राव तथा आहार नाल में करते हैं। तो नाक जानते हैं, हवा, नाक जो होता है श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यही रास्ता है श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए। तो हवा इसके माध्यम से प्रवेश करता है, नाक के माध्यम से। तो याद रखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ये सूक्ष्म जीव वास करते हैं। इसी प्रकार इसके थ्रू ही गला तक पहुँचते हैं, मुख तक पहुँचते हैं। इस तरह से आहार नाल में भी सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव होता है। हमारे शरीर में यह सब जगह है जहाँ पर इसका वास स्थान होता है, और भी जगह है, लेकिन सामान्य रूप से यहाँ निश्चित रूप से रहते हैं। रोगी जो होता है, रोगी से दूर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसके मल मूत्र में ना जो रोग उत्पन्न करने वाला जो सूक्ष्म जीव होते हैं, पैथोगेनिक जीव, सूक्ष्म जीव जिसकी संख्या अधिक पाया जाता है। इसी के कारण ना हमको रोगी से दूर रहना पड़ता है, उसके मल मूत्र से भी दूर रहना चाहिए। क्या होता है ना कि इसके मल मूत्र के थ्रू ही तेलचट्टा हो गया, और भी सारे जीव होते हैं छोटा छोटा, जो कि हमारे घर तक बीमारी को ले आते हैं। तो इसलिए घर में खाना पीना भी ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इसके मक्खी हो गया, जो घरेलू मक्खी होते हैं, तो तिलचट्टा हो गए, ये सब सूक्ष्म जीव को ले आते हैं, वहाँ बैठते हैं, उसके साथ आ जाता है। तो ये रहा आपका सूक्ष्म जीव क्या होता है, कहाँ रहते हैं, और इसको देखने के लिए किस तरह से मदद मिलता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर जानें, और भी आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव से
क्या है। तो देखें कि जो मनुष्य या जानवरों के शरीर में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव कहाँ होता है, तो नाक, गला, मुंह और आहार नाल में होता है। इस चीज़ को हम समझ गए। रोगी से क्यों दूर रहना चाहिए। रोगी के मल मूत्र में पैथोगेनिक नाम के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, पैथोगोनिक। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर सूक्ष्म जीव का वास स्थान को समझ गए। अब देखिए कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, सूक्ष्म जीव वो मृतोपजीवी या परपोषक दोनों हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव मृतोपजीवी या परपोषक हो सकते हैं। तो मृतोपजीवी या परपोषक हो सकते हैं सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह स्वपोषक होते हैं, स्वपोषक होते हैं। जो स्वपोषक यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं यह। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा भी अपना भोजन बनाता है, लेकिन पौधा में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो इस तरह से, लेकिन यह स्वपोषक होते हैं। कैसे होते हैं हम अगला वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। तो अनेक सूक्ष्मजीव प्रतिकूल वातावरण में भी क्रियाशील होते हैं। बहुत सारे जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह प्रतिकूल वातावरण में भी क्रियाशील होते हैं, यानी क्रिया करते रहते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाशील होते हैं उसे हम वायवीय ऑक्सीबैक्टीरिया कहते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाशील रहेंगे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाशील रहेंगे उसे हम वायवीय या ऑक्सीबैक्टीरिया कहते हैं। और जो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्रियाशील रहते हैं। ऑक्सीजन रहने पर अगर क्रियाशील रहते हैं तो वायवीय ऑक्सीबैक्टीरिया कहते हैं। अब कुछ जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं भी है ना तो भी क्रियाशील रहते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम अवायवीय या अनॉक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। अवायवीय या अनॉक्सी बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, देखिए अनुपस्थिति में अवायवीय और उपस्थिति में वायवीय, यानी कि ऑक्सी बैक्टीरिया, अनऑक्सी बैक्टीरिया। इस तरह से याद रखेंगे। सूक्ष्मजीव लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जैसे सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह हमारे लिए लाभदायक भी है, इसके बिना काम भी नहीं चल सकता है, और हानिकारक भी है। ये ज़्यादा रहते हैं तो हमारे लिए हानि भी करते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक है और कुछ जो है हमारे लिए हानिकारक है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि सूक्ष्मजीव मृतोपजीवी या परपोषक होते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह स्वपोषक होते हैं, यानी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेते हैं, यानी अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और अनेक सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह प्रतिकूल वातावरण में क्रियाशील होते हैं। प्रतिकूल वातावरण में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं तो वायवीय या ऑक्सीबैक्टीरिया कहलाते हैं। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रियाशील होते हैं तब वह कहलाते हैं अवायवीय या अनऑक्सी बैक्टीरिया। तो इस तरह से हम ये सूक्ष्मजीव को समझ पाएँ। अगले वीडियो में हम सूक्ष्मजीव से होने वाले रोग और उसका निदान के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल इतना ही, इसको आप याद रखिएगा।